हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें जो आपकी परीक्षा है वह 8 मई से शुरू हो रही है। ठीक है, और बीएड फोर्थ सेमेस्टर में ये आपका थर्ड पेपर है, पाठचर्या विकास की प्रक्रिया। इसमें आज हम लोग सुपर 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा। 2023 के क्वेश्चंस आज हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब आपके पास समय बहुत कम है, 15 दिन बचे हैं अपनी तैयारी के लिए। बचाओ निदान का उच्चतम स्तर है, किसने कहा? किसका स्टेटमेंट है? रॉस, गुड, ब्रॉम्फी या फिर इनमें से कोई नहीं। बचाओ निदान का उच्चतम स्तर है, रॉस का स्टेटमेंट है। प्यारे दोस्तों, किसका है? रॉस का स्टेटमेंट है। सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का उपयोग किया गया, भारतीय वैज्ञानिक द्वारा, जर्मन वैज्ञानिक द्वारा, फ्रांस के वैज्ञानिक द्वारा या फिर ग्रीक वैज्ञानिक द्वारा। तो सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का उपयोग जर्मन वैज्ञानिक द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जर्मन वैज्ञानिक द्वारा किया गया। शब्द स्टैटिस्टिक्स शब्द बना हुआ है लैटिन शब्द, किससे बना हुआ है? तो ये शब्द हमारा स्टेटस से बना हुआ है। सर, किससे बना हुआ है? स्टेटस से बना हुआ है। सांख्यिकी अनुमान और संभावनाओं का विज्ञान है, किसने डिफाइन किया है? ये परिभाषा किसकी है? बोर्डिंगटन, कैंडॉल, फर्ग्यूसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डेफिनेशन है वह बोर्डिंगटन की है। किसकी है? बोर्डिंगटन की है। माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है, किसने डिफाइन किया है? एफसी मिल्स, फर्ग्यूसन, टेट या फिर गैरेट। किसने किया है? तो यह गैरेट ने किया है। सर, किसने किया है? गैरेट। केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने प्रकार होते हैं? 3 या फिर 4, 5, 6। केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं। सर, कितने? 3। मध्यमान का सूत्र क्या होता है? m = सिग्मा x by n, m = सिग्मा x - 1 by n। तो मध्यमान का जो सूत्र है वह होता है सिग्मा x by n। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आंकड़े हैं आपके, देखिए 15, 17, 18, 22, 23। इसका मध्यमान क्या होगा? 17, 18, 19, 20। आपको पता है कि मध्यमान निकालने के लिए हम सभी संख्याओं को जोड़ करके उनकी जो कुल संख्या होती है उससे क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। अब यहाँ पे जैसे संख्याएं आपकी 15 + 17 + 18 + 22 + 23, ये आपकी संख्याएं हो गई। अब संख्याएं जो हैं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं टोटल। आप क्या करेंगे? पहले इनका योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने पर आएगा आपका, जब इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 95। ठीक है, बाई, अब यहाँ पे संख्याएं हैं 5 तो नीचे 5 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे जब आप कट करेंगे तो 5 × 5 बच्चे कितने? 4, 5 × 45, यानी कि 19 आ गया आपका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 19 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। आंकड़े हैं 15, 21, 17, 13, 22, 25, 18। इसका मध्य क्या है? यानी कि आपको यहाँ पे मीडियन बताना है, मध्यांक बताना है। तीसरा मध्यांक होगा, चौथा, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, मध्यांक वो मान होता है जो हमारा जो डाटा दिया हुआ है इसके जो ठीक बीच में आता है वो मध्यांक होता है। अब जब इसको मान लीजिए हम अगर बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा? ऐसे लिखेंगे 13 के बाद आएगा 15, फिर आएगा 17, फिर आएगा 18, उसके बाद आएगा 21, फिर 22 और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, है ना। हमने इसको लिख लिया। ये संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं ये हैं। अब यहाँ पे जो हमें मध्यांक निकालना है इसका स्थान ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे n + 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे संख्याएं कितनी है सर? 7। तो n की जगह पे रखेंगे 7 + 1/2 = 8/2, 2 × 8 कितना आ गया? 4। ठीक है, तो जो संख्याएं हमने लिखी थी, देखिए फिर लिखना पड़ेगा 13, 15, 17, उसके बाद आएगा 18, 21 और फिर आपका 22 और फिर 25। तो 8, 2 × 8 यानी 4। चौथा पद जो है वो मध्यांक होगा। और चौथा पद इसमें कौन सा है? 1, 2, 3 इधर निकाल दो, 1, 2, 3 इधर निकाल दो। चौथा पद है 18। तो यहाँ पे चौथा पद जो है वो इसका मध्यांक होगा और चौथे पद पे आएगा आपका 18। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है 10 नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों का प्रकार है गुणात्मक, मात्रात्मक,
दोनों ही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़े जो होते हैं वो हमारे गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्वसनीय माप है? मध्यमान, मध्यक, बहुलक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो है आपका मध्यमान एक विश्वसनीय माप माना जाता है। क्वेश्चन कहता है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि कौन सी है? स्थिति अंतर विधि, प्रोडक्ट विधि, दोनों ही है, कोई नहीं है। तो इसमें आपकी जो सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि है वो ये दोनों ही विधियां हैं, स्थिति अंतर विधि भी है और प्रोडक्ट विधि भी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय भावना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। अभिक्रमित अनुदेशन विकसित किया गया है। देखिए इतना फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं बिकॉज अब समय है नहीं और अभी बहुत सारी क्लासेस आपको करवानी है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विकसित किया गया किसके द्वारा? स्मिथ और मुरे के द्वारा, पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, फिर गिलबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये किया गया आपका स्किनर के द्वारा। सर किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। व्यक्तिगत शिक्षा का केंद्र क्या है? बच्चे की व्यक्तिगत शिक्षा कहाँ होती है? स्कूल में नहीं, स्कूल में तो सामूहिक शिक्षा होती है, वहाँ पे सामूहिक शिक्षा बच्चा सभी के साथ सीख रहा होता है। घर, वेरी गुड, स्कूल घर दोनों जगह व्यक्तिगत नहीं होती है, घर पे बच्चे की व्यक्तिगत शिक्षा होती है क्योंकि वहाँ बच्चे की रुचि क्षमता योग्यता के हिसाब से घर पर उसको सिखाया जाता है। बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है उस पर ऑब्जर्व किया जाता है, घर वाले उसको देखते हैं। तो घर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? सर एनसीटीई का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बहुत बढ़िया आंसर है। राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में। कहाँ स्थित है सर? प्रयागराज में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है। CSJM जो आपकी यूनिवर्सिटी है, कानपुर के परीक्षा नियंत्रक कौन है भाई? श्री विनय कुमार, श्री राकेश कुमार, राज बहादुर या उमानाथ जी। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी लेटर जारी होता है उसमें यहाँ पे दो तरफ साइन होते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि परीक्षा नियंत्रक जो हैं वो राकेश कुमार हैं और जो विनय कुमार पाठक है वो आपके वाइस चांसलर हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहता है विद्यालय बच्चों का बाग है, किसने कहा है? विद्यालय बच्चों का बाग है ऐसा फ्रोबेल कहते हैं। सर कौन कहते हैं? फ्रोबेल कहते हैं। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क, नेशनल कॉलेजेस फ्रेमवर्क या फिर नेशनल करिकुलम फॉर्म। क्या होता है? होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? जो वैल्यू शब्द है ये लैटिन भाषा के वेलेड शब्द से लिया गया है। देखिए वैल्यू शब्द होता है, आपको पता है क्या है इसका मूल शब्द? क्या है? वैल्यू। वैल्यू जो शब्द है ये लैटिन भाषा के वेलेरे, VALERE, ठीक है, वेलेरे से निकला है और वेलेरे का अर्थ होता है सक्षम होना, मजबूत होना या फिर कीमती होना, ठीक है। तो वेलेर से निकला है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। साइट का पूरा नाम क्या होता है? साइट का पूरा नाम होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। गांधी जी के अनुसार 3H का मतलब क्या है? हेड, हैंड, हार्ट, हेड, हैंड, ह्यूमन, ह्यूमन, हैंड, हॉर्स। क्या हो जाएगा? तो गांधी जी के अनुसार जो 3H हैं वो है हमारे हेड, हेड HEAD हेड, हैंड HAND हैंड और फिर हार्ट HEART हार्ट, ये होते हैं, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि सच्ची शिक्षा वही है जो शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य बिठाए। अब यहाँ पे हेड है मतलब आपका सिर, मतलब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे की जो मेंटल पावर डेवलप होनी चाहिए, उसकी सोचने की शक्ति, क्षमता डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। हैंड का मतलब यहाँ पे आपके हाथ से, मतलब आपके फिजिकल कहते हैं जैसे शारीरिक श्रम जिसको कहा जाता है ना, आपके शारीरिक श्रम, आपकी स्किल्स डेवलप हो, आप हस्तकला का डेवलपमेंट आपके अंदर होना चाहिए, विकास होना चाहिए, है ना। और हार्ट का मतलब यहाँ पे हृदय है, आपके अंदर नैतिक मूल्य, आपके कैरेक्टर बढ़िया डेवलप होना चाहिए, आपके अंदर दया की भावना होनी चाहिए, है ना, आप दयालु होने चाहिए। तो ये चीजें इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है। प्रोजेक्ट विधि जो है वो किलपैट्रिक की है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है, किसने सिद्ध किया? यानी कि ये कहते हैं कि शिक्षा के 3 पद होते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा के 3 पद होते हैं जिसमें हमारा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
ठीक है प्यारे दोस्तों, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारे कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, लिखिए कि सर हम बीएड 4th सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हमको नोट्स चाहिए। हम आपको कंप्लीट प्रोसेस भेज देंगे, आप फीस पे करेंगे और यहाँ से आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स कैसे रहेंगे एक बार आपको दिखा देते हैं। ये आपका जो पेपर है 3 है। ठीक है, अब कानपुर यूनिवर्सिटी CSJMU बीएड 4th सेमेस्टर न्यू सिलेबस बेस्ड नोट्स रहेंगे, अपडेटेड बाय SP सर, हमने इसको खुद अपडेट कर दिया है। पेपर 3 आपका पाठचर्या विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये आपका कंटेंट है जो कि सब्जेक्टिव कंटेंट है, ये इसलिए प्रोवाइड करा दिया जाता है, हालांकि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ये इसलिए दे दिया जाता है ताकि अगर आपको समय मिले तो इस पर भी एक नज़र डाल लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। इसको भी बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से लिखा गया। जैसे पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पाठचर्या 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और चर्या। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, चर्या का अर्थ होता है नियम पूर्वक अनुसरण करना। इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, सीखने योग्य अथवा पढ़ाने सिखाने योग्य। विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना ही तो पाठचर्या है। पाठचर्या के लिए अंग्रेजी में करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेरे से बना है। यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यूरेरे से बना है जिसका अर्थ है रनवे या फिर अ रेस कोर्स, अर्थात दौड़ का रास्ता या दौड़ का मैदान, दौड़ का क्षेत्र, अर्थात किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना, या ऐसे भी कह सकते हैं कि करिकुलम मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में पाठचर्या छात्रों के लिए दौड़ का रास्ता या दौड़ के मैदान के समान है, जिस पर चलते हुए छात्र अपने वांछित उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये कंटेंट बहुत वैल्यूबल कंटेंट है। यहाँ पे उसके बाद फिर आपको मिल जाता है शॉर्ट नोट्स 1 लाइनर, यानी कि यहाँ पे चीज़ें एक लाइन में क्लियर हो जाती हैं। बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है ताकि आप इसको बड़ी आसानी से पढ़ लें। कम समय, अभी आपके पास 15 दिन है और 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो कुल मिलाकर आप कर ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत समय, अभी 15-17 दिन बहुत समय है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम किसकी देन है सर? अमेरिका की देन है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित होता है। इसमें बालक के अनुभव को केंद्र माना जाता है। प्रच्छन्न पाठचर्या हिडन कैरिकुलम को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है। खूब क्वेश्चन पूछता है कि किस पाठचर्या को शिक्षक की बजाय विद्यालय पढ़ाता है, तो वो हमारा हिडन कैरिकुलम है। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सबसे पहले 1968 में के फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में प्रयोग किया था। ओके, और ये नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये कंटेंट आप ले लेंगे तो ये मान के चलिए कि 75 आउट ऑफ 75 लाने की गारंटी है। क्योंकि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है और हम आपको ऑब्जेक्टिव ना दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम आपको MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराते हैं, जहां से आपको आइडिया लगेगा कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं। आपको चैप्टर वाइज MCQs कलेक्शन मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 2021, 22, 23, 24, 25 ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। कैसे सॉल्व रहेंगे ये क्वेश्चन पेपर्स, देखिए जैसे 2021 का PYQ है, पेज नंबर 44 पे मिलेगा हमको। अगर हम नीचे बढ़ें तो देखिए यहाँ से शुरू होता है पेज नंबर 44। ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 2021 लगा हुआ कि 21 में कैसा पेपर आया था। ठीक है, और उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो देखिए आगे और आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 2024 में मिल गया। ये सारे PYQs लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, जो मार्केट में आपका क्वेश्चन बैंक आता है उसे भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हम आपको साथ में प्रोवाइड, इसकी भी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। जो अभी आपका लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक आया है 2026 का, ये भी आपको मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव आया है और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, लेकिन हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पोर्शन आप तक भेजेंगे क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ना है इसका। ठीक है, ये भी आप एक बार देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, अगर आप सिर्फ हमारा कंटेंट भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम चलेगा, बढ़िया चलेगा। ये अगर समय मिले तो एक बार इस पर नज़र डाल लेना, वरना ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के नोट्स लेके लिए यहाँ पे मैसेज करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, कुर्रेर शब्द किस भाषा से लिया गया है, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि देखो यहाँ पे कुर्रेर का मतलब ये है। तो कुर्रेर जो शब्द है ये हमारा कैरिकुलम से निकला है। किससे? कैरिकुलम, CURRICULUM, ये होता है कैरिकुलम। ठीक है, कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा, लैटिन के मूल शब्द कुर्रेर क्या है? लैटिन शब्द है। ये क्या है? लैटिन शब्द के कुर्रेरे से बना हुआ है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? कुर्रेर, CURRERE, ये शब्द है
कुर्रेर, ठीक है। और कुर्रेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, अ रेस कोर्स, है ना, जिस पर दौड़ करके बालक अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ऑप्शन डी राइट हो गया यहाँ पे। पारिचर्या संरचना आधारित है, तो पारिचर्या संरचना है यह दर्शन शास्त्र पर भी आधारित है, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इन सभी पर आधारित है। अब दर्शन शास्त्र जो है, देखिए पाठ्यक्रम की संरचना के ये 3 स्तंभ होते हैं। कितने? ये 3 ही स्तंभ होते हैं। अब पहला फिलॉसफी आ जाता है, ये शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों को तय करता है, बताता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। दर्शन शास्त्र बताता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान ये बच्चों की रुचि, क्षमता, योग्यता, सीखने का स्तर, इसको समझने में हेल्प करता है। ये कैसे पढ़ाना है ये तय करता है। क्या तय करता है? हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं ये तय करता है। समाजशास्त्र ये तय करता है कि पाठ्यक्रम समाज की ज़रूरत, उसकी आवश्यकता, उसकी संस्कृति और उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो समाज की आवश्यकता है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए, है ना। तो ये समाज की नीड्स को ध्यान में रखता है। तो ये पाठ्यचर्या जिसकी संरचना की जाती है, मतलब जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है ना, उसमें सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। प्रोफेसर हार्न के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रक्रिया के कितने तत्व हैं? इन्होंने शिक्षा प्रक्रिया के 2 ही तत्व बताए हैं। और शिक्षा का अर्थ क्या है? शरीर का परिवर्तन नहीं, शिक्षा से शरीर में परिवर्तन नहीं होता, मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं होता, व्यवहार में परिवर्तन। आपके सोचने समझने का तरीका तो बदल जाता है, लेकिन मस्तिष्क में परिवर्तन नहीं होता। आपकी सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा, ऐसा नहीं कि माइंड में कोई परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो व्यवहार में आपके परिवर्तन होता है। आप पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके व्यवहार में झलकता है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, व्यापक दोनों कोई नहीं। तो देखिए मापन का जो क्षेत्र है यहाँ पे सीमित और व्यापक दोनों ही माना गया है। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। किसने कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है वह मुनरो का स्टेटमेंट है। सर किसका है? मुनरो का स्टेटमेंट है। पाठ्यक्रम संबंधित है, किससे संबंधित है पाठ्यक्रम? तो यह मूल्यांकन प्रणाली से, शिक्षा प्रणाली से, शिक्षा के उद्देश्यों से, सभी से। तो पाठ्यक्रम जो है वह इन सभी से संबंधित है। सर किससे? इन सभी से संबंधित है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? परीक्षा प्रणाली, शासन पद्धति, सामाजिक परिवर्तन या फिर ये सारे ही? तो पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो ये सारे ही हैं। परीक्षा प्रणाली भी है, शासन पद्धति, समाज में हो रहे परिवर्तन से भी पाठ्यक्रम पर खूब प्रभाव पड़ता है। इसलिए सारे ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम सिद्धांतों की संख्या कितनी बताई गई है? इन्होंने पाठ्यक्रम सिद्धांतों की संख्या 5 बताई है। परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम है 1, ये गुण है, दोष है, दोनों है, कोई नहीं। देखिए जो परीक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम होता है कि भाई चलो बस एग्जाम से केवल एग्जाम पर फोकस किया जाता है, तो ये उसका एक दोष है, ये उसकी गुण नहीं है, ये उसका दोष है, उसमें कमी है ये, ठीक है। केंद्रित पाठ्यक्रम बच्चे की महत्वपूर्ण व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। किसने कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है वह जेम्स एम ली का है। किसका है? जेम्स एम ली का स्टेटमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? शारीरिक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास करना, और धन संग्रह का उद्देश्य नहीं है। बौद्धिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, शारीरिक विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, हर तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन आप धन इकट्ठा करो, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने कहता है छिपा हुआ पाठ्यक्रम एक प्रकार का कैसा पाठ्यक्रम है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरौपचारिक है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो छिपा हुआ जो पाठ्यक्रम है वह अनौपचारिक शिक्षा का क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का एक प्रकार है जिसको हम हिडन कैरिकुलम कहते हैं। सर क्या कहते हैं? हिडन कैरिकुलम। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसको हम लोग प्रच्छन्न पाठचर्या पढ़ रहे थे ना। ये उन चीज़ों को संदर्भित करता है जो बच्चे स्कूल में औपचारिक किताबों के बिना सीखते हैं। यानी कि जो अभी हम आपको पढ़ा रहे थे, अपने नोट्स में दिखा रहे थे कि वो चीज़ें जो बालक को शिक्षक की बजाय विद्यालय पढ़ाता है। विद्यालय क्या पढ़ाता है? पढ़ाते तो टीचर ही है नहीं, बहुत हम सब कुछ टीचर से नहीं सीखते, हम उस विद्यालय के माहौल को देख करके, वहाँ बच्चों के साथ रह करके अनजाने में बहुत कुछ सीख जाते हैं, है ना। छात्र इसे टीचर्स का आचरण कैसा है, स्कूल का माहौल कैसा है, हम एक दूसरे के साथ रह करके सहयोग और एक दूसरे के साथ रह करके भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना हमारे अंदर डेवलप होती है ना। जो क्या है? छिपा हुआ पाठ्यक्रम है जो हमें दिखाई नहीं देता और अपने आप हम सीखते चले जाते हैं। डिसिप्लिन क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है ना, और समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, वो हम सब अपने आप सीखते चले जाते हैं, कोई पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जाता।
मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन एक सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। क्या होता है सर? मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन जो है ये एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के व्यक्तित्व के हर पहलू को परखा जाता है। इसमें परीक्षा के, अब जैसे कह दें कि ये मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, तो इसमें परीक्षा के अंक क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, या जो भी किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लेकर क्या है, ये जो सांख्यिकी डेटा होता है वो शामिल होता है। जैसे वो 100 में से 80 नंबर लेकर क्या आया, ये क्या है, मात्रात्मक है। गुणात्मक क्या देखा जाता है, क्वालिटेटिव, इसमें बालक का व्यवहार, उसका इंटरेस्ट, उसकी वैल्यूज, उसका कैरेक्टर, स्किल्स का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, यानी कि बालक कितना डिसिप्लिन्ड है ना, ये चीज इसमें आ जाती है। तो ये दोनों ही प्रकार का यहाँ पे होता है। अधिगम अनुभवों के चयन का आधार क्या है? अधिगम अनुभवों के चयन का आधार वैधता, व्यापकता, डाइवर्सिटी, ये सभी चीजें इसका आधार हैं। ठीक है, चलिए विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम क्या है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। जो विषय केंद्रित होता है इसको पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। PRB का पूरा नाम होता है क्या होता है? इसका पूरा नाम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान ब्यूरो होता है सर। क्या होता है? मनोविज्ञान अनुसंधान ब्यूरो, जिसको हम साइकोलॉजिकल रिसर्च ब्यूरो भी कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। पाठ्यक्रम चयन एवं निर्माण हेतु मापदंड है छात्रों की रुचि, क्रियाशीलता का समावेश, बाल केंद्रित शिक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपके सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। प्रणाली उपागम एक ऐसी प्रविधि है जिसका उद्देश्य पाठ्यक्रम संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली तथा आर्थिक रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण विधि की खोज करता है। किसने कहा? यह जो स्टेटमेंट है वह ट्रेलकर का है। किसका है सर? ट्रेलकर का स्टेटमेंट है। मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है औसत से निम्न बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सभी के लिए, या फिर समस्यात्मक बालकों के लिए। तो मूल्यांकन का प्रयोग जो है वो तो सभी बच्चों के लिए किया जाता है। उसमें ये थोड़ा देखा जाता है ये एवरेज है, ये प्रतिभाशाली है, ये समस्यात्मक बालक है, नहीं, वो तो सभी बच्चों के लिए होता है सर। किसके लिए? सभी के लिए होता है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है खुद को समझने में, बच्चों को समझने में, टीचिंग मेथड्स के चुनने में, या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो देखिए जो साइकोलॉजी है ना, ये संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, क्योंकि यहाँ पे बालक को आप समझ रहे हैं, टीचिंग मेथड्स को, ये सब चीज़ें इसमें खुद आ जाएंगे। जब आप संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के साथ जाएंगे तो ये चीज़ें अपने आप इसमें शामिल हो जाएंगी। शिक्षण का प्रशासनिक प्रतिमान जो है वह विकसित किया गया था 1981 में किया गया। कब किया गया सर? 1981 में किया गया। शिक्षण का प्रदर्शन प्रतिमान विकसित किया गया गांधी जी द्वारा, टैगोर द्वारा, टायलर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किया गया था टायलर के द्वारा। किसके द्वारा? टायलर के द्वारा। निकोल्स एवं निकोल्स के अकॉर्डिंग पाठचर्या विकास प्रक्रिया के कितने पद हैं? तो पाठचर्या विकास की अगर निकोल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें 4 पद होते हैं। कितने होते हैं सर? 4 पद होते हैं। पृष्ठ पोषण के कितने प्रकार हैं? पृष्ठ पोषण के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार बताए गए हैं, यानी कि जो हम बच्चों को फीडबैक देते हैं। एक तो धनात्मक फीडबैक यानी कि पॉजिटिव होता है, एक ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ये होता है जब बालक को उसका सही आंसर देने के लिए, उसके अच्छे व्यवहार के लिए हम शाबाशी देते हैं, कोई इनाम देते हैं, है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। ये छात्र का मनोबल बढ़ाता है, उसकी सीखने की इच्छा को बढ़ाता है। लेकिन जब बच्चा निगेटिव फीडबैक तब दिया जाता है जब बच्चे को उसकी गलतियों के बारे में बताया जाता है ताकि वो उन्हें सुधार कर सके। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि हमें बच्चों को मारना डांटना है, नहीं, उसकी कमियों को दूर करना होता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एडम्स के अनुशासन के कितने प्रकार हैं? एडम्स के अनुशासन के 3 प्रकार बताए गए हैं। लक्ष्य स्थिति को डैश भी कहा जाता है। लक्ष्य स्थिति को अंतिम व्यवहार भी कहा जाता है। जिसको हम लक्ष्य स्थिति जो है इसको हम कहते हैं टारगेट स्टेट। क्या कहते हैं सर? टारगेट स्टेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, लक्ष्य का अर्थ ही मंजिल या अंत होता है। तो शिक्षण का अंतिम लक्ष्य वो व्यवहार है जो छात्र कोर्स पूरा करने के बाद दिखाता है। इसे ही टर्मिनल बिहेवियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? टर्मिनल बिहेवियर कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। प्रणाली के मूलभूत तत्व कौन कौन होंगे? तो प्रणाली के मूलभूत तत्व में आदान प्रदान, ठीक है, आपका इनपुट आउटपुट आ जाता है। हालांकि इसका आंसर होना तो ये चाहिए भाई, एक तो इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, एक प्रोसेस हो गया, एक वो एटमॉस्फेयर हो गया जहाँ पे वो सिस्टम चल रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इसको परिवेश की वजह से इस ऑप्शन को हटा दिया हो, इसलिए बेस्ट ऑप्शन ए ही माना गया था। ठीक है, इसलिए हम जाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम सह संबंधित है। जो कार्य केंद्रित, जिसको हम
एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। एक्टिविटी सेंटर्ड, जिसमें बच्चे को सिर्फ एक्टिविटी पर फोकस रहता है, वो से संबंधित, वो प्रोजेक्ट विधि से संबंधित होता है। किससे? प्रोजेक्ट, क्योंकि बच्चा प्रोजेक्ट में क्या करता है? एक्टिविटी ही कर रहा होता है। गांधी जी समर्थन करते थे। गांधी जी किसका समर्थन करते थे? तो गांधी जी जो है वो शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम का समर्थन करते थे। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का समर्थन किया गया, किसके द्वारा किया गया था? जॉन डीवी के द्वारा किया गया। यहाँ पे ड्यूवी द्वारा लिखा गया है, इसको यहाँ पे आपको ये डीवी भी लिखा मिल सकता है। ओके, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया, किसके द्वारा? ये आपका रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान डेवलप किया गया था। खेल द्वारा शिक्षा विधि की खोज किसने की? आप सभी को पता है, ये फ्रोबेल ने की थी। किसने? प्लेवे मेथड किसने दिया? फ्रोबेल ने दिया। सूझ प्रतिमान का विकास किया गया, सूझ प्रतिमान का विकास प्लेटो द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया 1965 में, 1966 में, 67 में या फिर 80 में, कब किया गया? तो ये आपका किया गया था 1965 में सर। कब किया गया? 1965 में किया गया। अंतः क्रिया शिक्षण प्रतिमान है एक, क्या है? तो यह एक सामाजिक प्रतिमान है। अंतः क्रिया यानी कि अंतः क्रिया, इसको क्या कहते हैं? इंटरैक्शन, है ना। इसका अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले प्रक्रिया। चूँकि ये प्रक्रिया समूह में या फिर कक्षा में होती है और इसमें जो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, इसलिए इसे सामाजिक श्रेणी में रखा जाता है। हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में चले जाएंगे। मॉडल ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडल ऑफ टीचिंग पुस्तक के जो लेखक है वह बी.आर. जॉयस हैं सर। कौन है? बी.आर. जॉयस हैं, ठीक है। व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान को प्रस्तुत किया गया। व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान को किसके द्वारा? बी.एफ. स्किनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसके द्वारा सुझाया गया था? यूनिसेफ, यूनेस्को, एनसीटी या फिर यूजीसी। तो किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा ये विचार सुझाया गया था। ओके, औपचारिक शिक्षा संबंधित होती है मंदिर शिक्षा से, परिवार शिक्षा से, परिवार में तो अनौपचारिक होती है। विद्यालय शिक्षा से, विद्यालय में मिलने वाली शिक्षा हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। घर परिवार में मिलने वाली शिक्षा अनौपचारिक होती है, ठीक है। बेसिक स्कूल के प्रवर्तक कौन है? टैगोर, गांधी जी, प्लेटो, डीवी। कौन हो जाएगा भाई? तो बेसिक स्कूल के प्रवर्तक हैं आपके गांधी जी सर। कौन है? गांधी जी। किंडरगार्टन के जनक कौन है? फ्रोबेल, डीवी, हर्बर्ट किलपैट्रिक। कौन है? तो वो हैं हमारे फ्रोबेल। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। ह्यूमनिज्म शब्द किस शब्द से आया है? हेमो, होमो, होमियो। किससे आया है? तो यह होमो से आया है सर। किससे आया है? होमो से आया है। मूल्यांकन का उपकरण है जांच सूची, साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन मेथड, ये सभी जो हैं वो मूल्यांकन के उपकरण के रूप में जाने जाते हैं। फिलॉस शब्द का अर्थ क्या होता है? फिलॉस जो है शब्द कहाँ से आया? ये शब्द आया है फिलॉसफी से आया है सर। फिलॉसफी से आया है, ठीक है। अब जो फिलॉसफी है ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आपका फिलॉस हो गया, इसमें एक क्या हो गया? एक तो फिलॉस हो गया, दूसरा सोफिया हो गया, ठीक है। ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस और सोफिया। अब जो फिलॉस है इसका अर्थ होता है प्रेम या अनुराग। प्रेम या अनुराग, प्रेम या अनुराग, ठीक है। फिलॉस का मतलब प्रेम या अनुराग, ठीक है। और सोफिया का मतलब ज्ञान या विजडम, बुद्धिमानी। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम या विद्या से अनुराग, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सोफिया के साथ इसके गहरे संबंध और ज्ञान के प्रति अनुराग को दिखाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य का शैक्षिक कार्य नहीं है? योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करना शिक्षा से संबंधित कार्य है, आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करना या धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करना शिक्षा की बात है, शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करना भी शैक्षिक कार्य, लेकिन आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करना ये शैक्षिक कार्य नहीं है। बाकी तो चीज़ें हैं लेकिन शिक्षा से संबंधित यानी शैक्षिक कार्य नहीं है, ठीक है। डिसिपुलस शब्द किससे संबंधित है? डिसिपुलस जो शब्द है वह लैटिन भाषा से संबंधित शब्द है। निम्न में से कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है? परिवार, विद्यालय, अध्यापक, जातीयता। मूल्यों के निर्माण में आपका जो जातीयता है यह सहायक नहीं है। सिस्टम डायनामिक्स में कितनी प्रक्रियाएं बताई गई हैं? सिस्टम डायनामिक्स में आपकी 4 प्रक्रियाएं बताई गई हैं सर, है ना। इसमें पहला आता है समस्या का चयन। 4 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। पहला आता है समस्या का चयन, जिसको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। मतलब पहले समस्या को आइडेंटिफाई किया जाता है, सबसे पहले उस विशेष प्रॉब्लम या
जो बिहेवियर है उसको पहचानना, जिसे समझने या हल करने की आवश्यकता है पहले उसको पहचानो, है ना, जो क्वेश्चन है पहले उसको समझो। फिर आता है डायनामिक हाइपोथेसिस। फिर सेकंड स्टेज आती है डायनामिक हाइपोथेसिस कि मतलब ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो सकती है, ये मान लेना या थ्योरी बना लेना सिस्टम के जो अलग अलग घटक को देख करके कि कैसे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस आता है, हम एक अनुमान लगाते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ अ सिमुलेशन मॉडल आता है, सिस्टम को समझने के लिए कि कोई गणितीय कंप्यूटर मॉडल आप तैयार कर लेते हैं, 3 नंबर। फिर 4 नंबर पे आता है पॉलिसी टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन, मॉडल के जो भी परिणाम है उसका परीक्षण करना, सुधार के लिए उसमें नई नीतियां बनाना। तो ये 4 होते हैं इसमें, मैंने आपको जल्दी में बता दिया है। समेकित शिक्षा की प्रक्रियाएं हैं, मानकीकरण एवं संस्थागत शिक्षा की मुख्य धारा और समावेश, दोनों कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भैया? इसमें हो जाएगा ये दोनों ही। कैसे? एक तो मानकीकरण जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, शिक्षा के स्तर और सुविधाओं को एक समान बनाना ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके। संस्थागत शिक्षा इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन, सामान्य स्कूलों को इस योग्य बनाना कि वे विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सकें। शिक्षा की मुख्य धारा बच्चों को मेन स्ट्रीम में लेके आना, मतलब विशेष बच्चों को समाज और शिक्षा की सामान्य धारा से जोड़ देना। और इंक्लूजन, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक्सेप्ट कर लेना, उन्हें सिखाना ही तो समावेशी शिक्षा है। इसलिए ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाता है। प्रकृतिवाद के समर्थक कौन है? रूसो, लामार्क, डार्विन, उपरोक्त तो सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये सभी प्रकृतिवाद के समर्थक हैं। पुरस्कार और दंड क्या है? पुरस्कार और दंड अभिप्रेरणा की विधि मानी जाती है। अधिगम क्रियाओं एवं अनुभवों द्वारा होने वाला व्यवहारिक परिवर्तन है। किसने कहा? ये किसने कहा है? गेट्स का स्टेटमेंट है सर। किसका है? गेट्स का स्टेटमेंट है। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक विकास को कितने वर्गों में बांटा गया है? देखिए, ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया उसमें 3 भाग किए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है, 3 दिए। फिर उसमें जो पहला आता था ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डोमेन, उसके 6 भाग कर दिए। कितने किए सर? 6। वही तो पूछ रहा है, ज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में बांट दिया। तो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया जिसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष मतलब कॉग्निटिव डोमेन को जो है 6 भागों में बांट दिया। कौन कौन से थे 6 भाग? जिसमें पहला आता है ज्ञान, दूसरा आता है बोध, तीसरा आता है अनुप्रयोग, चौथा आता है विश्लेषण, 5वां आता है हमारा संश्लेषण, 6ठा आ जाता है मूल्यांकन। ठीक है। शरण पाठ्यक्रम प्रतिमान किस सन में विकसित हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1976 में सर। कब हुआ था? 1976 में। यूनेस्को में ई अक्षर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? जो ई अक्षर है वह इसमें एजुकेशन के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ई जो है वो स्टैंडिंग फॉर एजुकेशन के लिए है। और यूनेस्को की अगर स्थापना पूछ ले तो ये स्थापना इसकी हुई थी 16 नवंबर 1945 को सर। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। OHP का पूरा नाम होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। फोटो कॉपी का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ? इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है अक्सर, और कई जगह इसको जो है कि अलग अलग आंसर इसमें दिया गया है। कहीं पे तो उसको कह देते हैं कि फ्रांस में है, और यही आंसर माना भी गया था। और कुछ जगह USA को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना, प्राथमिकता इसी को दी जाती है। कुछ जगह जर्मनी को माना जाता है कि इसका फोटोकॉपी का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था जर्मनी में। तो कुल मिलाकर हम लोग अभी फ्रांस के साथ में ही जाएंगे, क्योंकि जब ये परीक्षा हुई थी तब फ्रांस को ही सही माना गया था, तो उसी के बेस पे चलेंगे। बाकी USA को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो है बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, हालांकि हम फ्रांस के साथ में जाएंगे। क्वेश्चन कहता है WWW का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कहाँ गया? वर्ल्ड वाइड वेब, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। CCTV का पूरा नाम होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है। किसने कहा? ये स्टेटमेंट मैकफॉरलैंड का है। किसका है? मैकफॉरलैंड। उपयोगिता के अनुसार संप्रेषण के स्तरों की संख्या कितनी बताई गई है? संप्रेषण के स्तरों की संख्या बताई गई है सर 5। कितनी? 5। शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का मुख्य अवरोध क्या है? देखिए, शैक्षिक प्रशासन में संप्रेषण का मुख्य अवरोध पूछ रहा है, तो एक तो आर्थिक समस्या होती है, और वेल ट्रेंड टीचर्स नहीं होते, व्यक्ति नहीं होते।
तकनीकी समस्याएं वो रहती हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वह राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग होता है, माइक्रो टीचिंग का जो यूज होता है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है। जैसे आपको पाठ योजना स्किल सिखा रहे हैं, मतलब प्रस्तावना कौशल सिखाया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड स्किल सिखाया जा रहा है ना, तो ये स्किल्स डेवलपमेंट के लिए होता है। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो क्या है? सूक्ष्म शिक्षण आपका पृष्ठपोषण की विधि है। क्या है? पृष्ठपोषण की एक विधि बताई गई है। वृहद शिक्षण का प्रयोग होता है, ये मैक्रो टीचिंग होता है। वो माइक्रो है, ये मैक्रो है, MACRO। वृहद मतलब मैक्रो टीचिंग होती है, ये कम समय के लिए होती है, अधिक समय के लिए होती है, एक सामान्य चक्रकाल की। जो मैक्रो टीचिंग होती है वह एक सामान्य चक्रकाल के लिए होती है। चक्रकाल का अर्थ वो एक फिक्स टाइम होता है जो स्कूल के टाइम टेबल में एक पीरियड के लिए तय किया जाता है कि भाई आपका पीरियड 35 मिनट का होगा, आपका पीरियड 40 मिनट का होगा, आपका पीरियड 45 मिनट का होगा। दैट इज़ वहाँ पे हम मैक्रो टीचिंग का यूज़ करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। NCERT का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। शिक्षण कक्ष में कौन सा एक शिक्षक का गूंगा मित्र कौन कहा गया है? ब्लैक बोर्ड को शिक्षक का गूंगा मित्र कहा गया है, जो बोलता नहीं है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है। किसने कहा? फ्रोबेल का स्टेटमेंट है सर। किसका? फ्रोबेल का। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, एक पाठ्यवस्तु है। शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन नियंत्रण का यंत्र भी है। कुल मिलाकर के शिक्षा सब कुछ है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है भैया? ये स्टेटमेंट जो है वह इमैनुएल कांट का है। ये जर्मन दार्शनिक कांट थे। इनका मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की आंतरिक क्षमताओं को उनकी चरम सीमा तक डेवलप करना है। उन्होंने ही कहा था शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इतनी बात क्लियर है? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इग्नू का प्रथम शब्द क्या सूचित करता है? इग्नू का प्रथम शब्द I4 क्या होता है? देखिए, इग्नू का पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, है ना, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो I4 इंदिरा मतलब इसका प्रथम शब्द इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी जो है वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, इसलिए आई यहाँ पे जो है वो प्रधानमंत्री को जो है आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में जो है की गई थी। इतना ध्यान रखिएगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन मुक्त विश्वविद्यालय माना जाता है। ओपन यूनिवर्सिटी इसको माना जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है। ऐसा किसने कहा? ऐसा BS ब्लूम ने कहा। और ये रही आज की क्लास। कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अब फटाफट आपको सभी क्लासेस करवा दी जाएंगी। एग्जाम आपका नज़दीक है और समय बहुत कम है। ठीक है। नोट्स लेने के लिए अभी भी समय है, फटाफट मैसेज कीजिए। और ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ आपके जैसे ही आपकी B.Ed परीक्षा कंप्लीट होगी यहाँ पे आपको जो है UP टेट की क्लासेस करवाई जाएंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।